तो उनको भी गाली दी उसने। तो मुस्लिम के सभी शहादत जो भाई हिंदुस्तान के अंदर जो है शहादतें जितनी मुसलमानों ने दी, यकीन मानिए उससे भी ज्यादा अपने हिंदू भाइयों ने दी है। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है वो दोनों की शहादत, दोनों की कुर्बानी से आज़ाद हुआ है। कोई एक देख रहा है कि आपने क्या बोल रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलता है जिस तरह आपने बोल दिया ये है कटुआ। भाई क्या है भाई ये सब, ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इससे बोलने से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल को। भाई प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो ये बोल दिया। तो जानते हैं कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या मुद्दे हैं। खास अब अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले ये आपकी बादली विधानसभा रिजर्व सीट है और लोकसभा में अभी यहाँ पर बीजेपी का राज है, शासन है। किस तरह का विकास हुआ है या क्या मुद्दे हैं जो आपकी मांग है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरे हो जाने चाहिए? 2024 से पहले क्या पूरे होंगे? देख रहे हैं अब नाला वाला साफ है, कितने दिन हो गया है, अभी तो नाला बनेला ही नहीं। पानी भी साफ नहीं आ रहा है, पानी भी जो गंदे पी रहे हैं लोग, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो क्या हम लोग करें कि 24 में क्या होगा क्या नहीं, हम लोग क्या मालूम। जब अभी नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा बताइए। विकास के मुद्दों पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है कि हमने सब जगह चौतरफा विकास किया है, तो विकास पहुंचा कि नहीं? विकास क्या अब लड़ रही है, 9 साल पहले नहीं लड़ना चाहिए, अब लड़ रही विकास के मुद्दा लेके। अरे पहले दिखाना चाहिए आदमी को, देखो मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, तो अपने आप आदमी वोट देता है। किसी कहने की जरूरत नहीं है, वोट अपने आप मिलता है। हम कहेंगे नहीं जाके नहीं इन्होंने काम किया, इन्होंने किया, हमें किसी देने, जैसे वो काम करे उसी तरह आदमी वोट दे देगा, है ना। कोई मीडिया किसी की जरूरत नहीं है, उनके दिल में रहेगा नहीं मैं उन्हीं को वोट दूंगा, उन्होंने अच्छा काम किया है। किसी के बहकाने पर नहीं होगा, किसी के बहकाने से कोई नहीं होता है, वो जरूर वोट देगा कि उसका दिल भरा हुआ है, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, आगे फिर वही काम करेंगे सही सही। अब 9 साल काम नहीं हुआ, फिर क्या विकास विकास विकास, कौन से विकास होगा भाई, अभी तो हुआ ही नहीं। तो क्या हम समझें, यकीन तो कराना चाहिए ना आदमी को। आप जो चीज़ यकीन होगा तभी तो हम करेंगे, और जब यकीन ही नहीं है तो फिर हम क्या बताएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ये सवाल भाई साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव है अगले साल, कई तरह के मुद्दों की बाढ़ है, विकास के इतर भी मुद्दे हैं जनाब की, राम मंदिर का मुद्दा लेके लोग आ जा रहे हैं, उसके बाद अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी कमेटी बनी। तो इस तरह के मुद्दों से जनाब क्या लगता है आपको कि चुनाव की जो दिशा है उसको भटकाने की कोशिश है, या ये मुद्दे भी वास्तविकता में चुनाव से पहले अहम हैं? तो चुनाव से पहले जो अहम मुद्दे होते हैं वो होते हैं आम आदमी की सहूलियत के लिए। जो महंगाई हो रही है, उस महंगाई के तहत जो सरकार अगर काम करी होती तो यकीनन जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है इस चीज़ के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे महंगाई को देखते हुए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। 2014 से लेके और 2023 तक को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर चीज़ जो है महंगाई हुई है हर चीज़ के अंदर। चाहे पेट्रोल से ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, कि दो चीज़ एक ऐसी है पेट्रोल और डीजल, इसके महंगा होने से आप चाहे वो खाद्य आपूर्ति ले लो, चाहे सब्जी को ले लीजिए, इसके महंगा होने की वजह हर चीज़ महंगी हुई है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जैसे महंगा होगा उसी हिसाब से हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। तो ये जो राम मंदिर है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मुद्दे अहम है नहीं? देखिए रही बात राम मंदिर की, वो जो एक बहुत पुराना जो मसला था वो हल हो चुका है, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो कोर्ट का मसला था, कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब उसको जनता के बीच में लेके जाना तो एक तरीके से वो प्रोपेगेंडा बनाना है, एजेंडा बनाना है कि जी हमने ऐसा किया। ये वो गवर्नमेंट के इसमें कोई लेना देना नहीं, ये कोर्ट का था फैसला, और हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत पुराना मामला था। और जब ये फैसला लिया गया तो आप ऐतिहासिक फैसला था ये, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खामोशी से इसे इख्तियार भी किया और उस पर कोई भी रद्द अमल नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा जी जैसा कोर्ट ने फैसला किया है उसमें हम सब राजी हैं, और जो कोर्ट फैसला कर चुका है उसके लिए हम कोई भी रद्द अमल नहीं करना चाहते। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है कानून के ऊपर यकीन रखता है, पूरा भरोसा करता है। अभी बात आई जैसे जिस तरीके से नई सांसद, और उसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने अपशब्द कहे, तो उसने खाली
दानिश अली को नहीं बोला है, उन्हें हिंदुस्तान की पूरी कौम को गाली दी है उसने कि भाई जिस तरीके उग्रवादी आतंकवादी कि इस तरीके से भाई अगर आप मुल्ला कटुआ भड़वा जिस तरीके से उसने अपशब्द का इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है उसमें अब्दुल कलाम भी शामिल हो गए, जो हिंदुस्तान को जो एक मतलब मिसाइल मैन जो कहे जाते हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हिंदुस्तान के हमारे, तो उनको भी गाली दी उसने। तो मुस्लिम के सभी शहादत जो भाई हिंदुस्तान के अंदर जो है शहादतें जितनी मुसलमानों ने दी, यकीन मानिए उससे भी ज़्यादा अपने हिंदू भाइयों ने दी है। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है वो दोनों की शहादत, दोनों की कुर्बानी से आज़ाद हुआ है, कोई एक की कुर्बानी की आज़ाद नहीं हुआ है। 1803 जब हिंदुस्तान के अंदर रेशम रुमाल की जब तहरीक शाह मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ने जब शुरू करी थी 1803 के अंदर, तो रेशम रुमाल की तहरीक शुरू करी थी। इसके बाद 1857 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा उलमा इकराम जो 56,000 से ज़्यादा उलमा इकराम जो हमारे मौलाना है, हाफिज है, आलिम थे, कारी थे, 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कत्लेआम किया था। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास जानता है इस चीज़ के अंदर। और आज जो है उनके सब कुर्बानियों को जो है जिस तरीके सांसद के अंदर गालियाँ दी हैं रमेश बिदूड़ी ने, तो आप समझ सकते हो ये हिंदुस्तान की इज्जत को पामाल करने की बात है। बिदूड़ी साहब का जिक्र किया इन्होंने, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी राजस्थान में चुनाव है, टोंक का प्रभारी बना दिया गया है बिदूड़ी साहब को प्रमोट करके। टोंक का प्रभारी राजस्थान में एक जगह है जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़े, तो टोंक का प्रभारी बना दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति पर अनुशासन की कार्रवाई करने की बजाय गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें टोंक प्रभारी बना के भेज दिया गया? देखिए ये बहुत शर्मनाक बात है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र का जो मंदिर के अंदर जिस तरीके से वाक़यात पेश आया, उस हालात को देखते हुए, वाक़यात को देखते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि हिंदुस्तान का आईन ये कहता है अगर कोई भी इंसान अगर गुनाहगार है और गलती करता है तो हमारे कानून के दायरे के अंदर उसको लाना चाहिए। और जिस मुल्क के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर, जिस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी हो, अगर एक गुनाहगार उसको अगर कानून के दायरे के अंदर नहीं लाया जाएगा तो यकीनन वो गुनाह और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। रही बात दूसरी कि जब बीजेपी ने उनको टोंक का प्रभारी बना के भेजा है कोटा का वहाँ से, तो ये तो उनकी पॉलिसी रही है कि जितना भी जो मुसलमानों के खिलाफ जो ज़्यादा मतलब बोलेगा या उसके खिलाफ ज़्यादा कहेगा तो ये बीजेपी की ये उसको प्रमोशन मिलता है। ये चीज़ तो खैर आज से रही नहीं है, ये बहुत पहले से रही है। लेकिन इसी बीच में एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी मित्र कार्यक्रम चल रहा है। इस आखिरी सवाल लूंगा आपसे। मोदी मित्र कार्यक्रम चल रहा है, इसमें यह है कि प्रत्येक विधानसभा से 5,000 अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं या बुजुर्गों को पीएम मोदी के साथ जोड़ा जाए। तो इस पे क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएगा भाजपा का मिशन, जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरीके से टारगेट किया जाए? कैसे हो जाएगा बताइए? मेरा दिल रो रहा है, अब ऊपर करेंगे ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा? जो मेरा दिल ही रो रहा है, आपने इस तरह बात कर दिया, ऐसा बात किया, ऐसा बात किया कि पूरा मुसलमान रो रहा है। अब कहाँ पे आपने पूरा दुनिया देख रहा है कि आपने क्या बोल रहा है। ऐसा बोलना चाहिए, एक कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलता है जिस तरह आपने बोल दिया ये है कटुआ। भाई क्या है भाई ये सब, ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इससे बोलने से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल को। भाई प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो ये बोल दिया, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो। यही सब सही है, सब चीज़ ये सब नहीं करना चाहिए। साथ में लेके चलो, ठीक है ना, साथ में लेके चलेंगे तो भाई कामयाब है, और साथ में लेके नहीं चलेंगे तो कोई कामयाबी नहीं है। अपने जितना मर्जी बोल लो। बहुत धन्यवाद, आप नमाज अदा कीजिए। और एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूँगा कि एक जाति आरक्षण की बात, अभी जैसे महिला आरक्षण की बात आई, उसमें फिर विपक्ष की तरफ से ये बात आ रही है कि उसमें भी एक जातिगत आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा में बोला कि ये आरक्षण जो है 2029 के बाद से परिसीमन और जनसंख्या गणना के बाद से लागू होगा। तो क्या लगता है आपको कि महिला आरक्षण भी एक तरीके का जुमला है जो विपक्ष बोल रहा है? देखिए, महिला आरक्षण को जो लागू किया गया है, जो उसका बिल पास हुआ है ना, इसको लागू होने में कम से कम इसका ड्राफ्ट बनने का 15-20 साल लग जाएंगे इसको। तो ये अभी तो लागू होना नहीं है और ना लागू हो पाएगा। ये तो एक तरीके से जो एक लॉलीपॉप जो 2014 में दिया आपका स्किल इंडिया,
मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसके बाद आपने स्मार्ट सिटी की आपकी बात आई। फिर इसके बाद क्या नाम आपका जितने सांसद थे उन्होंने कहा कि आप जो है आदर्श